दोस्तों, क्राइम की एक ऐसी कहानी जिसमें क्रिमिनल पुलिस वालों को ही अगवा करके उनका दिल और आंखें नोच कर उन्हें मार डालता था। लेकिन क्यों करता था वो ऐसा? क्या है इसके पीछे का असली राज? जानेंगे इसी कहानी में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो अनवर से। अनवर एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है और वो उसी में ही पीएचडी कर रहा था। वो क्रिमिनल से मिलता और उनसे क्राइम करने की असली वजह जानने की कोशिश करता था। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि रात को डीएसपी अब्राहम कोशी अपने घर जा रहे थे। तभी उनके घर के पास की स्ट्रीट लाइट अचानक से ही बंद हो जाती है और डीएसपी के सामने एक वैन आकर रुक जाती है। उसमें से एक रेड लाइट ब्लिंक होने लगती है। अब उस वैन में से कुछ अजीब सी आवाजें भी आने लगती है। अब ये देखने के लिए अब्राहम उस वैन के पास चला जाता है, लेकिन तभी सडनली एक वुल्फ का मास्क पहने हुए एक इंसान उसके सामने आ जाता है और इसी के साथ उसके पीछे से कोई अब्राहम को आवाज देता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, अब्राहम किडनैप हो जाता है। दोस्तों, उसके दूसरे दिन सुबह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अब्राहम की बॉडी पाई जाती है। दो वर्कर्स उस बॉडी को देखकर सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी अनवर का पुलिस फ्रेंड अनिल अनवर को ये बताता है कि तुम्हें फील्ड पर काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए था ना, तो हमारे पास एक ऐसा ही केस आया है, तुम आ जाना। अब दोस्तों, अनवर तो इसी मौके की तलाश में था और इसीलिए अनिल अनवर को क्राइम स्पॉट बुलाता है और वो इस केस में अनवर को इन्वॉल्व कर देता है। जब अनवर क्राइम स्पॉट पर जाकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि डीएसपी की आंखें और उसका हार्ट गायब है और बॉडी पर केमिकल का स्प्रे भी किया गया है ताकि पुलिस के डॉग बॉडी को स्मेल न कर सके। क्रिमिनल ने जरा सी भी चूक नहीं की थी और इसीलिए उन्हें वहां पर कोई भी क्लू नहीं मिलता। दोस्तों, अब ये केस हैंडल करने वाली थी डीसीपी कैथलीन। उसके बाद अनवर, अनिल और कुछ पुलिस वाले अब्राहम के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर डीसीपी का मोबाइल गिरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, वहां के लोगों से भी पूछताछ करने के बाद उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस वालों को डॉक्टर डीसीपी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि बॉडी में एक ड्रग्स पाया गया है जिसका नाम है जोल्फिडियम, जो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो रात में सही तरीके से सो नहीं पाते। तब पुलिस वाले ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद किसी क्रिमिनल ने अब्राहम का बदला लेने के लिए ये काम किया हो और उसके बाद पुलिस वाले उसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी रात अनवर अनिल को कॉल करके ये बताता है कि मेरी स्टडी के हिसाब से ये काम किसी सीरियल किलर का हो सकता है, क्योंकि सीरियल किलर को ही लोगों को इस तरह से तड़पा तड़पा कर मारने में ही मजा आता है और हमारे केस में भी इसी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं और इस केस में सीरियल किलर का टारगेट है पुलिस वाले। अनवर अनिल से कह रहा होता है कि आप सभी पुलिस स्टेशन में रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन अनिल अनवर की बातों पर ध्यान नहीं देता। अब उसी रात सेम तरीके से एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया जाता है। उसी तरीके से उसके सामने एक वैन आती है, फिर एक मास्क वाला इंसान आकर पुलिस को किडनैप कर लेता है। उसके बाद सारी की सारी केरला पुलिस अलर्ट हो जाती है और सारी जगह पर चेकिंग होना शुरू हो जाती है। अब वो सभी लोग सीसीटीवी फुटेज भी चेक करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जब एक पुलिस वाला पुलिस स्टेशन के पीछे जाता है, तो कुछ ही दूरी पर एक कानून की सिंबल जैसी मूर्ति उसे दिखाई देती है। तो वो वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर उसे एक लाश दिखाई देती है और वो लाश उसी पुलिस ऑफिसर की थी जो रात में किडनैप हुआ था। दोस्तों, इसकी भी आंखें नोच ली गई थी और इसका दिल भी निकाल लिया गया था और उस क्रिमिनल ने उस आदमी के जिंदा रहते ही ये काम किया था, मतलब उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला था। उसके बाद अनवर और कुछ पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। तभी अनवर को ये बात पता चलती है कि सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया गया है और इसीलिए ये वीडियो रिवाइंड होकर फिर से चल रहा है। अनवर को तो पहले से ही शक हो गया था कि ये काम किसी सीरियल किलर का ही हो सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा सवाल। अगर ये काम सीरियल किलर का है तो पिछली डेड बॉडी के साथ मूर्ति क्यों नहीं मिली? तभी वहां पर अनवर को एक फोटो नजर आती है और जब वो उस फोटो को जूम करके देखता है, तब इस सवाल का जवाब भी खुल जाता है। दोस्तों, उस प्लेस पर भी ये मूर्ति मौजूद थी, लेकिन वो मूर्ति कुछ पत्थर के नीचे आ गई थी, जिसके कारण ये लोग उसे देख नहीं पाए थे। उसके बाद अनवर एक हैकर को हायर करता है और उसका नाम है एंड्रयू। एंड्रयू पुलिस वालों को समझाने लगता है कि कैसे क्रिमिनल ने सीसीटीवी कैमरे को हैक किया। उसके बाद अनवर और अनिल ये दोनों अब मूर्ति को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये मूर्ति किसने बनाई और किस दुकान पर पाई जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल कानून की मूर्ति जैसी नहीं थी, यानी कि कानून की मूर्ति पर पट्टी बंधी हुई होती है,
लेकिन इस मूर्ति की तो आंखें खुली थी और ऐसी मूर्ति तो कोई पर्सनली ही बनवा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस उस मूर्ति को सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है ताकि उस मूर्ति के बारे में उन्हें कोई जानकारी मिल सके। तभी उस मूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी एक पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले की लापरवाही की वजह से वो लड़की बिना इंफॉर्मेशन दिए ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ हम कैथरीन को देखते हैं जो कि सारे पुलिस वालों को एक मीटिंग के लिए बुलाती है और वो उन्हें अपना प्लान बताती है, यानी कि आज रात सारे पुलिस वाले वॉक के लिए सड़कों पर निकल जाएंगे और कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वॉकिंग करेंगे। इसी तरह वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहेंगे। यानी कि सिंपल से कहा जाए तो दोस्तों कैथरीन क्रिमिनल के लिए एक जाल बुन रही थी। उसके बाद सारे पुलिस वाले वैसा ही करते हैं और कैथरीन भी अपने रास्ते से जा रही होती है। तभी उसको एक वैन फॉलो करने लगती है। सडनली उस वैन में से कुछ लोग बाहर आते हैं और कैथरीन को छेड़ने लगते हैं, लेकिन दोस्तों कैथरीन अपनी गन निकालती है और उसकी वजह से वो गुंडे वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं कि कैथरीन का ड्राइवर गायब हो चुका था, यानी कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया था। लेकिन दोस्तों इस बार स्कूटी पर लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड होने की वजह से उस फुटेज को चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस पुलिस को किडनैप करने वाले 2 लोग थे। और दोस्तों यहाँ पर अब तक 3 पुलिस वाले किडनैप हो चुके थे और इसीलिए कैथरीन का हेड ऑफिसर उस पर प्रेशर बनाता है कि उसे ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा, क्योंकि आखिरकार ये उनके डिपार्टमेंट का सवाल था। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि 2 लोग फ्रिज डिलीवरी करने के लिए अनवर के घर पर आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों फातिमा और अनवर ने कोई फ्रिज ऑर्डर ही नहीं किया था। लेकिन जब वो उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें एक लाश होती है, उसी पर्सन की जो कल रात किडनैप हुआ था और उसे भी वैसे ही बेरहमी से मारा गया था। तभी उन्हें वहाँ पर वैसे ही मूर्ति मिलती है, लेकिन इस बार फॉरेंसिक वालों को उस पर किसी के फिंगरप्रिंट के निशान मिल जाते हैं। तो पुलिस अपना डेटाबेस चेक करने लगती है और इसी के साथ उस आदमी का चेहरा सामने आता है। तो दोस्तों इस आदमी का नाम है शमीर। एक्चुअली शमीर जेल में था और वो 3 महीने पहले ही जेल से रिहा हो चुका है। तो पुलिस और अनवर उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आते हैं, लेकिन सारे लोगों का यही कहना था कि उनको शमीर को देखे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। दोस्तों उसके बाद एंड्रू शमीर का सोशल मीडिया हैक करता है और उसके फोटोग्राफ्स निकालता है। इस फोटोग्राफ्स में एक लड़की कॉमन थी और इस लड़की का नाम है विकी मारिया। उसके बाद पुलिस विकी के पास जाती है और शामिर के बारे में पूछताछ करने लगती है कि वो कहाँ पर है। लेकिन दोस्तों विकी का भी सेम ही कहना था कि समीर को देखे हुए उसे बहुत दिन हो चुके हैं। लेकिन शामिर जब विकी से लास्ट बार मिला था तब विकी ने शामिर को एक फोन नंबर दिया था और वो फोन नंबर विकी पुलिस वालों को दे देती है। फिर उसके बाद एंड्रू उस फोन नंबर को ट्रेस करता है और उसका लोकेशन पता कर लेता है। पुलिस भी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन दोस्तों वहां पर शामिर की डेड बॉडी मौजूद थी और बॉडी को देखकर ये साफ हो जाता है कि ये अभी नहीं मरा है। पता नहीं कितने दिनों से इसकी बॉडी यहाँ पर सड़ रही है। ये देखकर पुलिस वाले भी शॉक रह जाते हैं और पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि किसी ने उनको गुमराह करने के लिए ये सब कुछ किया है। उसके बाद एक्सीडेंटली अनवर को उस मूर्ति के पीछे एक सिग्नेचर दिखाई देता है, उसमें लिखा होता है SD। फिर पुलिस उस आर्टिस्ट को ट्रेस करने लगती है जिसका SD लेटर से कुछ संबंध हो। तभी उनको पता चलता है कि SD का मतलब है सुधाकर देवलोकम। तो पुलिस जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर सुधाकर कहता है, मुझे पता था किसी न किसी दिन पुलिस वाले मेरे घर पर जरूर आएंगे और आप लोग उसी मूर्ति की वजह से मेरे घर पर आए हो ना। और इस तरह से सुधाकर उनको स्टोरी बताने लगता है कि कुछ दिन पहले 2 लोग उसके पास आए थे इसी तरह की मूर्तियां बनवाने के लिए। उन लोगों ने मुझसे 5 मूर्तियां बनवाई और उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए और उसी तरह मैंने उनको मूर्तियां बना कर दी। तब कैथरीन सुधाकर से पूछती है, क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं? हम उनका स्केच बनवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सुधाकर कहता है कि वो लोग फिर से मेरे घर पर आए थे और जाते जाते उन लोगों ने मेरे आंखों की रोशनी छीन ली। हालांकि मेरी बेटी ये सब कुछ बताने के लिए पुलिस स्टेशन पर गई थी, लेकिन वो थोड़ा डर कर वापस आ गई। इसका मतलब दोस्तों ये वही लड़की है जिसे हमने पुलिस स्टेशन में देखा था। दोस्तों इसका नाम है मैथिली। उसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रू अपना एक आइडिया पुलिस वालों को बताने लगता है। वो कहता है कि हमारे फोन में हर तरह के सेंसर होते हैं। मैं एक ऐसा ऐप बना सकता हूँ जो कि जब इंसान ज्यादा हरकतें करने लगे तो वो हमें अलर्ट का सिग्नल सेंड करे। अभी इस बात के लिए कैथरीन भी मान जाती है और एंड्रू उसी तरह एक ऐप बना के सारे पुलिस वालों के फोन में इंस्टॉल करवा देता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि एक रात में वो किडनैपर्स शरद चंद्र को किडनैप करने के लिए आ जाते हैं।
लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ पर सीन ही उल्टा हो जाता है। शरद चंद्रन और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। ये दोनों शरद चंद्रन को उतनी आसानी से किडनैप नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा हाथापाई के बाद वो दोनों आखिरकार चंद्रन को किडनैप कर ही लेते हैं। लेकिन इस बार ये बात एंड्रू और अनवर को पता चल जाती है, क्योंकि उस ऐप की मदद से उनको सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद पुलिस वाले फौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर क्राइम लोकेशन पर पुलिस वालों को एक फिजेट स्पिनर मिलता है। उसके बाद अगले दिन एक लेडी शरद चंद्रन का हुलिया बदलकर एक ट्रेन में उसकी लाश को छोड़ देती है। यहाँ शरद चंद्रन को भी उसी तरह मारा गया है जैसा कि बाकी पुलिस वालों को मारा गया था। तो दोस्तों अब तक 4 कत्ल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कैथलीन इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई थी। इसलिए कैथलीन का हेड ऑफिसर उसे इस केस से हटाकर दूसरे ऑफिसर को ज्वाइन करवा देता है और उसका नाम था प्रकाश। उसके बाद प्रदीप अनवर को कॉल करके ये बताता है कि चंद्रन की बॉडी में जुल्फेडियम के अलावा एक और ड्रग पाया गया है और उसका नाम है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। दरअसल दोस्तों शरद चंद्रन अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स लेता था। तो दोस्तों ये सुनते ही अनवर को सारा मामला समझ आ जाता है। वो फौरन कैथलिक के पास जाकर कहने लगता है कि ये जुल्फेडियम को एक स्लीपिंग ड्रग्स के अलावा हिप्नोटाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसे यूज करके पुलिस वालों को हिप्नोटाइज किया गया। यानी कि पहले उनको मास्क दिखाकर डराया गया और जब आदमी घबरा जाता था तो उन्हें फौरन ही हिप्नोटाइज करना शुरू कर देते थे। इसीलिए विक्टिम चुपचाप किडनैपर के साथ चलने के लिए राजी हो जाता। उसके बाद अनवर ये भी बताता है कि लेकिन शरद चंद्रन के केस में कुछ अलग हुआ। उसने टेनोरमिन लिया था, इसी वजह से जुल्फेडियम का असर उस पर नहीं हुआ और उन दोनों किडनैपर्स की शरद चंद्रन के साथ हाथापाई हुई। इससे हमें ये बात पता चलती है कि क्रिमिनल सिर्फ हैकर नहीं है, बल्कि वो हिप्नोटाइज करने में भी मास्टर है। लेकिन दोस्तों अब कैथलीन अनवर की कोई भी हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि उसे इस केस से हटा दिया गया था। उसके बाद अनवर एक दिन अपने बेटे के हाथ में वो फिजेट स्पिनर देखता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, तो वो फौरन पुलिस स्टेशन जाकर पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है। वहाँ पर अनवर को एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें एक कातिल हाथ में स्पिनर लेके खड़ा हुआ था। तब अनवर उस आदमी की स्टोरी पढ़ने लगता है और उसका नाम है साइमन मंजूरियन। बचपन से ही उसका दिमाग खिसका हुआ था और उसने यूएस जाकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और फिर वो अपने गांव आकर हैकिंग का काम करता था। उसी के साथ वो डार्क वेब में घुसकर टॉर्चर वाले वीडियोस को भी देखता था। साइमन के पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा समझाते थे, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं मानता था। इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें पता चलता है कि साइमन ने ही अपने पेरेंट्स को मार दिया है और उसी की वजह से साइमन को जेल हो जाती है। तो दोस्तों प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो उसकी जेल में ही किसी फायर एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। लेकिन ये बात अनवर को हजम नहीं हो रही थी। अनवर को पक्का यकीन था कि ये काम उसी का ही है और साइमन अभी तक जिंदा है। अब ये बात अनवर प्रकाश को जाकर बताता है, लेकिन प्रकाश अनवर की बातों को नहीं मानता। उसके बाद अनवर और एंड्रू डीप रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि साइमन ही वो लेडी थी जो ट्रेन में शरद चंद्रन की लाश छोड़कर गई थी। बस सिर्फ साइमन वहाँ पर भेस बदल कर गया था। तो फिर से अनवर यही बात प्रकाश को बताता है, लेकिन प्रकाश अनवर को एक झटके वाली न्यूज सुनाता है। वो उसे बताता है कि आज सुबह ही साइमन और उसका पार्टनर अरविंद की मौत हो गई है और वो दोनों आत्महत्या कर चुके हैं। उनको वहाँ पर एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें उन दोनों ने ये जुर्म कबूल किया है और उनके पास आखिरी स्टैचू भी पाई गई है। पुलिस ने उनका पता लगा लिया था, इसलिए उन दोनों ने अपनी ही जान ले ली। लेकिन इतनी सारी हत्याएं करने के पीछे उनका क्या मोटिव है, ये अभी तक पुलिस वालों को पता नहीं चला था। लेकिन दोस्तों अनवर को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी और उसे लग रहा था कि ये बस केस को भटकाने की एक चाल है। यही बात अनवर कैथलीन और अनिल को बताने लगता है, लेकिन कैथलीन कहती है कि अनवर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, दिस केस इज क्लोज। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सुधाकर अनवर को कॉल करके अपने घर बुलाता है, क्योंकि वो इंसान सुधाकर के पास फिर से आया था और उसके पास से एक और मूर्ति ले गया था। एक्चुअली दोस्तों सुधाकर ने 6 मूर्तियां बनाई थी और 6 नंबर की मूर्ति इनसे छुपा कर रखी थी। लेकिन दोस्तों इस बार उस आदमी का चेहरा सुधाकर की बेटी देख लेती है और उसी तरह सुधाकर उस आदमी का स्केच बनाता है। यही वो इंसान था जो सुधाकर के पास से मूर्तियां लेकर गया था। और दोस्तों इस आदमी का नाम है डॉक्टर बेंजामिन लुइस, जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी है। तो अब अनवर बेंजामिन की स्टोरी जानने के लिए उसके गांव चला जाता है। एक्चुअली में बेंजामिन एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके घर में एक फादर जिनका नाम था लुइस और इसी तरह उसकी एक छोटी बहन जिसका नाम था रिबिका। ये तीनों एक साथ रहते थे। बेंजामिन की मां नहीं थी,
तो इन दोनों की देखरेख लुइस ही करता था। एक दिन लुइस को स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ पर लुइस को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी रिबेका प्रेग्नेंट है। ये बात जानने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन अपनी बेटी को वो कुछ भी नहीं कहता। बहुत सारे लोग रिबेका से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी रिबेका अपना सच नहीं बताती। जब लुइस अपनी बेटी को खाना देने आता है तो लुइस को यानी कि अपने पिता को इतना दुखी ना देखते हुए रिबेका बताती है कि उसे प्रेग्नेंट करने वाला फादर बिनित है। और दोस्तों ये गांव का बहुत ही बड़ा फादर था। उस गांव में उसका बहुत ही बड़ा नाम भी था, लेकिन इस गांव के लोग ये नहीं जानते थे कि बेनित फ्रैंको का असली चेहरा क्या है। तो लुइस अपनी कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उस वक्त गांव में जो 2 पुलिस वाले थे उनका नाम था अनिल और शरद चंद्रन जो कि रिसेंटली मारा गया है। और दोस्तों अनिल उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय उस फादर के पास जाकर केस को दबाने के लिए पैसे ले लेता है। उसके बाद एक दिन अनिल और शरद चंद्रन ये दोनों लुइस के घर आ जाते हैं और वो लुइस को बहुत ज्यादा धमकाते हैं और लुइस को ही अपने बेटी के प्रेग्नेंट के केस में फंसा देते हैं। हालात से मजबूर होकर लुइस अपना झूठा जुर्म कबूल कर लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि रिबेका प्रेग्नेंट होने की वजह से रिबेका को कहीं दूर अनाथालय भेज दिया जाता है और इसी तरह लुइस को भी जेल हो जाती है। अब लुइस ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाता और जेल में खुद की ही जान ले लेता है। और दोस्तों इसी की वजह से बेंजामिन बहुत ही अकेला पड़ जाता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। लेकिन दोस्तों बहुत मुश्किल से बेंजामिन उस डिप्रेशन से बाहर आता है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली थी जिसका यूज करके वो यूएसए भी गया था। यूएसए जाकर उसने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद वो वापस यहाँ पर आ गया। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अब अनवर अपने घर जा रहा होता है तो वो ये सारा किस्सा अनिल को बताने लगता है। मतलब ये सारे फसाद की जड़ ही अनिल है। तो अनिल उससे बात करने के लिए अनवर को अपने स्पॉट पर बुलाता है। जब उस स्पॉट पर अनवर पहुंच जाता है तो वहाँ पर अनिल नहीं था, सिर्फ उसकी कार ही थी। तभी वहाँ पर अनवर को एक ड्रोन दिखाई देता है। ये ड्रोन किसी का फोटोशूट कर रहा होता है। तो उस ड्रोन की मदद से अनवर को एक क्लिप मिलती है जिसमें एक वैन दिखाई दे रही थी। तो फौरन अनवर उस वैन को ट्रेस करने के लिए वो क्लिप एंड्रू को भेज देता है और थोड़ी देर बाद एंड्रू अनवर को एड्रेस भेज देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंजामिन अनिल को मारने के लिए तैयार ही होता है, लेकिन तभी उस जगह को ट्रेस करते हुए पुलिस वाले और अनवर वहाँ पर पहुँच जाता है। पुलिस वाले आगे जाते हैं और उनकी बेंजामिन के साथ हाथापाई होने लगती है। तब बेंजामिन उन्हें मार देता है। अब उनको बचाने के लिए अनवर भी अंदर पहुंच जाता है और उन दोनों के फाइट के बीच बेंजामिन अनवर को ऑलमोस्ट मार ही देने वाला था कि तभी वहां पर कैथलीन पहुंच जाती है और वो बेंजामिन पर हमला करके पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों बेंजामिन के पकड़े जाने के बावजूद भी वो अपना मोटिव पुलिस वालों को नहीं बताता। अब ये रात सिर्फ 3 ही लोगों को पता था, बेंजामिन, अनवर और अनिल को। इसलिए अनिल अनवर के पास आकर कहता है बेंजामिन तो मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा और तुम भी अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद वो अनवर को प्रमोशन का लालच भी देता है और यहाँ पर हम कैथलीन को देखते हैं जो सबको केस के बारे में बता रही थी। इस काम के लिए बेंजामिन ने कई सारे लोगों को यूज किया, जैसे कि कोकेन शामिल। बेंजामिन ने उसके फिंगरप्रिंट हासिल किए और उसी को ही मार डाला और इसी तरह साइमन और अरविंद का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद अनवर बेंजामिन के पास आता है और उसको उसके प्लानिंग के बारे में दाद देता है, क्योंकि अनवर को बेंजामिन के सारे प्लान के बारे में पता चल चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर बेंजामिन के द्वारा ये बात पता चलती है कि जिस जेल में साइमन रहता था वहाँ पर एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण साइमन की डेथ हुई थी और वहाँ पर पुलिस को एक लाश मिली थी। लेकिन वो लाश साइमन की नहीं बल्कि फादर फ्रैंको की थी जिसने रेबिका को प्रेग्नेंट किया था। यानी कि दोस्तों बेंजामिन ने साइमन की बॉडी की जगह फ्रैंको की बॉडी बदल दी थी। इसी के साथ अनवर को ये बात समझ आ जाती है कि उसके असली टारगेट अनिल और शरद चंद्रन थे और इस केस को भटकाने के लिए बेंजामिन ने बाकी के सारे मर्डर किए। लेकिन अनवर अब बेंजामिन से कहता है अभी भी तुम्हारा एक गुनहगार जिंदा है जो कि है अनिल, तुम अनिल को नहीं मार पाए। और दोस्तों बेंजामिन ये सुनकर हंसने लगता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस बेंजामिन को कोर्ट ले जाने लगती है, लेकिन तभी अनिल बेंजामिन के डर से उसका बीच में ही एनकाउंटर करके उसे मार देने का ऑर्डर दे देता है और उसी तरह पुलिस उसका एनकाउंटर करके उसे मार डालती है। अब बेंजामिन के एनकाउंटर की खबर सुनकर अनवर अनिल के घर पहुंच जाता है, लेकिन तभी अनिल के घर से एक लड़की बाहर आती हुई दिखाई देती है।
और इस लड़की को अनवर ने कभी भी अनिल के घर पर नहीं देखा था। जब अनवर अंदर जाता है तो अनवर को अनिल की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कि दोस्तों उस लड़की ने अनवर का मर्डर कर दिया था। तब अनवर फौरन बाहर आकर उस लड़की को आवाज देता है, रिबेका। और तभी रिबेका पलटकर अनवर की तरफ देखती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है और अनवर भी खामोश होकर बस उसे देखता ही रहता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये केस स्टडी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस रोजाना देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।